जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिक्स न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने मिक्स न्यूमेरिकल का दूसरा क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई मित्र बचे हुए समय में साइंस को कंप्लीट रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अर्जुना बायो बैच में और लक्ष्य फिजिक्स केमिस्ट्री बैच में। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये दोनों ही बैच आज तक के लिए ऑफर में चल रहा है, तो इस ऑफर से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। बताइए कैसे बनेगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे कार्य की बात की जा रही है और ना ही इसमें बल दिया हुआ है और ना ही विस्थापन दिया हुआ है, तो फिर ये कैसे आएगा। मेरे मित्र, आसानी से आ जाएगा। और याद कीजिए, मैंने आपको न्यूमेरिकल वाले सेशन में बताया है कि जब भी किसी भी वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तब वहाँ पे जो किया गया काम होता है वो किसके बराबर होता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, जब वस्तु को ऊंचाई पर उठाया जाता है तब जो किया गया काम होता है वो mgh के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? mgh के बराबर होता है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। आप कहेंगे सर फिर तो इस फॉर्मूला के सहारे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो गुरुजी m इक्वल टू दिया हुआ है 10 kg, जबकि g का वैल्यू कितना लेना है? g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 1.2 मीटर दिया हुआ है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब इन सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में रखा जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान देंगे, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि गुरुजी, यहाँ पे mgh के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं? m का वैल्यू 10 रख रहे हैं, साथ ही साथ g का वैल्यू 10 रख देते हैं और ऊंचाई कितना है? तो 1.2 मीटर है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो सर नीचे 10 आ जाएगा और ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा और 12 दहाई कितना होता है? आप कहेंगे सर 120 जूल हो जाएगा। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी भी वस्तु को ऊंचाई तक उठाया जाए या ऊंचाई पर ले जाया जाए तब उस पर जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा? तो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि mgh के बराबर होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है। वह 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 0.16 जूल, दूसरा ऑप्शन है 1 जूल, तीसरा ऑप्शन है 0.67 जूल और चौथा ऑप्शन है 0.32 जूल। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 0.5 किलोग्राम का घन है जो चिकनी सतह पर 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और जब वो 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तो आगे में कोई 1 केजी का वस्तु रखा हुआ रहता है जिससे वो टकरा जाता है और टकराने के बाद वो दोनों एकल वस्तु के रूप में, यानी कि एक ही वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टकराव के दौरान जो ऊर्जा की क्षति हुई है वो कितनी है। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई आपका घन है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए ये आपका क्या है? घन है, जिसका द्रव्यमान कितना है? तो गुरुजी क्वेश्चन के अनुसार इसका जो द्रव्यमान है वो है 0.5 kg। साथ ही ये घन चिकनी सतह पर कितना मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है? तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। और क्या कर रहा है सर? तो कोई 1 केजी का वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है जिससे ये टकरा जा रहा है और टकराने के बाद दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि टकराव के दौरान जो ऊर्जा की क्षति हुई है वो कितनी होगी।
टकराव के दौरान ऊर्जा की जो क्षति हुई है वो कितनी होगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे टकराव के दौरान जो ऊर्जा की क्षति होगी वो किसके बराबर होगी। तो आप सभी याद रखना कि गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? गतिज ऊर्जा में कमी के बराबर होगी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम घन के गतिज ऊर्जा में से टकराने के बाद का जो गतिज ऊर्जा है उसको घटा दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। मेरे मित्र ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये घन जब 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है तब ये 1 kg के वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा होगा इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी और टकराने के बाद जब ये एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ रहा है तो वहां भी इसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा रही होगी और दोनों को हम घटा लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? ऊर्जा में क्षति कितना हुआ है ये चीज मिल जाएगा। आप कहेंगे कि सर एक चीज तो यहाँ पे क्लियर है कि घन का द्रव्यमान 0.5 kg है और इसका वेग 2 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन जब टकराने के बाद ये एक साथ चल रहा है इसका तो वेग हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। मेरे मित्र वेग हम लोगों को निकालना होगा और कैसे निकालेंगे? तो वेग हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? संवेग संरक्षण सिद्धांत से निकालेंगे। ध्यान देंगे सर, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित रहता है। आप सभी क्या कहेंगे? सर इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर से पहले इसका जो संवेग होगा और साथ ही साथ टक्कर से पहले जो इस वस्तु का संवेग होगा ये दोनों और साथ ही साथ टक्कर के बाद जो हमारा संवेग होगा दोनों क्या होगा? संरक्षित होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे घन के द्रव्यमान को क्या माने? m1 माने और साथ ही साथ ये जो वस्तु है इसके द्रव्यमान को क्या माने? m2 माने और साथ ही इसके वेग को हम लोग क्या माने? v1 माने, तो हम सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोगों को v2 निकालना पड़ेगा क्योंकि टकराव के बाद तो दोनों एक साथ एक ही गति से चल रहा होगा। मेरे मित्र v2 निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? तो आपको लिखना होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब ये टकराएगा तो टकराव के बाद दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2, लेकिन आपको टकराने के बाद का तो वेग नहीं मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि टकराने के बाद का जो वेग है वो कितना है। तो गुरुजी टकराने के बाद का जो वेग है वो v मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? v मान लेते हैं। ध्यान देंगे सर, अगर हम लोग यहाँ पे m1 इंटू v1 की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर m1 ये रहा और v1 ये रहा। तो लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं? 0.5 इंटू 2 कर देते हैं प्लस। मेरे मित्र ध्यान देंगे यहाँ पे आपका m2 तो दिया हुआ है लेकिन ये वस्तु आपका क्या है? स्थिर अवस्था में। इसका अपना कोई वेग तो है नहीं। इस वस्तु का कोई वेग है नहीं सर, ये स्थिर अवस्था में है। तो सर जब इसका वेग 0 है तो संवेग क्या होगा टक्कर से पहले? आप कहेंगे सर वो भी 0 हो जाएगा। तो मेरे मित्र m2 इंटू v2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं और साथ ही यहाँ पे हम लोग m1 प्लस m2 लिख सकते हैं यानी कि 0.5 अब प्लस ये जो आपका वस्तु है इसका द्रव्यमान कितना है? तो गुरुजी 1 kg दिया हुआ है और टक्कर के बाद तो वेग हम लोगों को निकालना ही है तो इंटू हम लोग भी कर देते हैं। ध्यान देंगे कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर ये 1 हो जाएगा और 1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो सर जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू v। मेरे मित्र अगर हम यहाँ से v निकालने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1/1.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा? तो सर एक 0 चला जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टक्कर के बाद जब दोनों ही वस्तु एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है तब उसका वेग कितना है? 2/3 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोगों को क्या करना है? तो अब हम लोगों को इस घन के गतिज ऊर्जा में से टक्कर के बाद जो दोनों एक साथ एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ रहा है उसके गतिज ऊर्जा को घटा लेना है। ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे? तो हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा को जब घटाएंगे तो क्या कहेंगे? तो सर हाफ mv² फार्मूला लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जो घन का द्रव्यमान है वो कितना है? 0.5 kg। ये हो जाएगा हाफ इंटू 0.5। ध्यान दीजिएगा v² होगा यानी कि ये जो 2 है इसका स्क्वायर करना होगा। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो लीजिए हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं माइनस फिर हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ
इंटू एम होगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो एम होगा वो टकराने के बाद दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ रहा है, मतलब ये हुआ कि दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो सर जब जुटा हुआ द्रव्यमान लेंगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे m1 प्लस m2 आप कर दिए हैं, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाता है, तो गुरुजी 1.5 आ जाता है। तो लीजिए हम यहाँ पे 1.5 रख देते हैं, और साथ ही v स्क्वायर करना होगा। तो टकराने के बाद दोनों जो एकल वस्तु के रूप में आगे बढ़ रहा है उसका वेग कितना निकाले हैं, तो सर 2/3 मीटर पर सेकंड निकाले हैं, इसका स्क्वायर करना होगा। तो लीजिए हम यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर कर दे रहे हैं। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 1.2 इंटू 0.5 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 1.5 इंटू यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब आप और सॉल्व करेंगे इसको तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि 0.5 इंटू 2 कितना होगा, 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ माइनस ये 1/2 है, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो गुरुजी 10 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर यहाँ भी हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूना 10। आप क्या कहेंगे कि सर इससे ये सॉल्व हो सकता है, 2 दूना 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि इधर आपका 1/3 बच जा रहा है, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटा लेंगे तो 2 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब आप 2/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 0.67 के आसपास आएगा, यानी कि टकराव के दौरान जो आपका ऊर्जा में क्षति होगा वो कितना होगा, 0.67 जूल होगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 kg द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 जूल है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था, जबकि g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। आप सभी कहेंगे सर ये चीज़ बनेगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गतिज ऊर्जा दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसको किस ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मेरे मित्र आसानी से बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई वस्तु है और इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका द्रव्यमान 2 kg है, जिसको किसी ऊंचाई से गिराया जा रहा है, और धरती से टकराने से तुरंत पहले इस वस्तु का जो गतिज ऊर्जा है के है वो कितना है, 400 जूल है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस वस्तु को किस ऊंचाई से गिराया जा रहा है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि गुरुजी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकता है। मेरे मित्र जब ये आपका वस्तु किसी ऊंचाई पे होगा तब इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, आप कहेंगे सर इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। और जब ये ऊंचाई से गिर रहा होगा तो इसके वेग के चलते इसमें कौन सी ऊर्जा आ गई होगी, तो गुरुजी गतिज ऊर्जा आ गई होगी। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो इस स्टेटमेंट के अनुसार जब ये आपका ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा ग्रहण किए हुए है तो जाहिर सी बात है कि यही स्थितिज ऊर्जा इसके वेग के चलते किस में बदल गई होगी, गतिज ऊर्जा में बदल गई होगी। और मेरे मित्र यही आपका कंसेप्ट है आपके इस क्वेश्चन के लिए, और आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी ऊंचाई पर जो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है जब वो गिरना शुरू करती है तो वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है, तो गुरुजी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। या ना हो तो आप इस चीज को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि पृथ्वी पर जो गतिज ऊर्जा होती है, पृथ्वी पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु किसी ऊंचाई पे है और उसके पास कुछ ना कुछ स्थितिज ऊर्जा है तो जब उसको नीचे गिराया जाएगा तो उसके वेग के चलते उसका स्थिति परिवर्तित होगा, जिस वजह से उसका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वही स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगा, तो गुरुजी गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा।
आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गतिज ऊर्जा है ये कहीं ना कहीं वस्तु की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा रही होगी। बिल्कुल सही सर। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम ये कहेंगे कि सर ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा इसके गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं सर कि 400 इक्वल टू mgh। बिल्कुल लिख सकते हैं और इसमें कहीं से कोई भी शक नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जब आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गुरुजी 400 इक्वल टू mgh हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग अपने क्वेश्चन में दिए हुए डाटा के अनुसार यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो हमारा ऊंचाई आ जाएगा। बिल्कुल सही सर। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का द्रव्यमान कितना है 2 kg, जी का वैल्यू कितना लेना है तो गुरुजी 10 लेना है और ऊंचाई तो आपको ज्ञात ही करना है। आप क्या कहेंगे कि सर 400 इक्वल टू 20 इंटू एच हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे 20 बिसाही 400 होता है और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। यानी कि वस्तु को किस ऊंचाई से गिराया जा रहा है, तो वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जा रहा है। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 3m द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया है, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 3m द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसको भूमि से h ऊंचाई तक उठाया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्थितिज ऊर्जा P इक्वल टू फार्मूला होता है mgh। क्या फार्मूला होता है mgh। जबकि आपके क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 3m। कितना दिया हुआ है 3m, और साथ ही साथ इसको h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे सर बड़ा ही सीधा है। अगर इस फार्मूला में हम लोग 3m, m के जगह क्या रखेंगे 3m, और g तो हमारा रहेगा ही रहेगा, और साथ ही h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है तो सर h भी लिख देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3mgh हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3mgh। और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकेंड है और वेग 5 मीटर पर सेकेंड, उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है 250 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 250 kg, तीसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 10 kg। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र ये ऐसा क्वेश्चन है कि मेरे ख्याल से आप सभी क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही सॉल्व कर लिए होंगे। बड़ा ही लल्लू सा सवाल है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का संवेग इतना है और उसका वेग इतना दिया हुआ है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो mv होता है। यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आपके क्वेश्चन में संवेग कितना दिया हुआ है, तो 50 दिया हुआ है, और साथ ही साथ वस्तु का द्रव्यमान तो आपको निकालना ही निकालना है। और क्या दिया हुआ है सर, तो वस्तु का वेग दिया हुआ है कितना 5 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर 5 दाहें 50 हो जाएगा, यानी कि वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो 10 kg होगा। और हमारे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है 5 न्यूटन, दूसरा है 8 न्यूटन, तीसरा है 7 न्यूटन और चौथा है आपका 4 न्यूटन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई स्थिर बल है जो किसी वस्तु पर 2 सेकंड के लिए लगता है और उस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो 5 kg है। और जब ये स्थिर बल उस 5 kg की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए लगता है तो उसके वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बल का परिमाण कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में डाटा क्या सब दिया हुआ है, तो डाटा दिया हुआ है कि समय जो है वो है 2 सेकेंड, और साथ ही जो m है यानी कि वस्तु का द्रव्यमान है वो कितना है, तो 5 kg है। और जब 2 सेकंड के लिए स्थिर बल इस 5 kg की वस्तु पर लग रहा है तो वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड कर दे रहा है।
यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर प्रारंभिक वेग हो जाएगा। प्रारंभिक वेग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं। 8 मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अंतिम वेग हो जाएगा। और अंतिम वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो v से रिप्रेजेंट करते हैं। और v इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि f इक्वल टू व्हाट, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि हम लोग f इक्वल टू क्या फार्मूला लेते हैं, ma लेते हैं, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो गुरुजी बल कहते हैं। मेरे मित्र आप सबों को ये भी मालूम है कि a इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो v माइनस यू बाई टी होता है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो त्वरण नहीं दिया गया है, तो त्वरण हम लोगों को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो क्या हम इस फार्मूला को f इक्वल टू m a के जगह v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो भी आपको डाटा चाहिए वो सारा डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब आप इन सारे वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम लोग m के जगह कितना रखें, 5 kg रखें, और साथ ही v के जगह कितना रखें, 8, u के जगह कितना रखें, तो गुरुजी 6, और साथ ही बटा क्या हो जाएगा, तो गुरुजी 2 हो जाएगा। का है तो समय 2 सेकंड के लिए है, तो सर यहाँ पे बटा 2 कर दे रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 2 हो जाएगा। और 5 दूना कितना होता है 10, 10 बटा क्या हो जाएगा 2। यानी कि जो आपका 2 सेकंड के लिए स्थिर बल 5 kg के वस्तु पर लग रहा है उसका परिमाण कितना है, 5 न्यूटन है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड की 63 ग्राम मात्रा में कितने अणु मौजूद हैं। परमाणु द्रव्यमान n इक्वल टू 14, h इक्वल टू 1 और o इक्वल टू 16 लेना है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितने अणु मौजूद होते हैं। आप सभी कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, मेरे मित्र आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा और एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी यौगिक के एक मोल में कितना अणु होता है, तो आप सभी याद रखेंगे एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगैड्रो संख्या कितना होता है, तो गुरुजी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और किसी भी यौगिक के एक मोल में इतना ही अणु होता है, यानी कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 ही अणु होता है। और साथ ही आप सभी ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी जब हम ये कह रहे हैं कि एक मोल यौगिक में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होता है, तो जाहिर सी बात है कि किसी भी यौगिक का जो एक मोल का द्रव्यमान होगा तो उस द्रव्यमान में अणुओं की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे सर इतना ही होगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितने अणु हैं। मेरे मित्र अगर आप HNO3 की बात करेंगे तो HNO3 के एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका जो अनुभार होगा वही इसका एक मोल का द्रव्यमान होगा। तो जरा सा अगर हम लोग इसका अनुभार निकाले तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग परमाणु द्रव्यमान लेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। और साथ ही साथ प्लस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, तो गुरुजी 14 होता है। लीजिए हम यहाँ पे 14 लिख देते हैं। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16, और यहाँ पे कितना है, तो गुरुजी 3 है, तो 16 या 48, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 48। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, और 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। यानी कि HNO3 का एक मोल का द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे सर 63 ग्राम। और आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक एसिड के 63 ग्राम में कितने अणु की संख्या होगी। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया कि एक मोल यौगिक में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होता है, और किसी यौगिक का जो एक मोल का द्रव्यमान होता है वो उसके अनुभार के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है हम ये भी तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड के एक मोल का द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 63 ग्राम। और 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड में कितने अणु होंगे, आप कहेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
मेरे मित्र, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी यौगिक के एक मोल में उपस्थित अणु की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। और किसी भी यौगिक का एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उस यौगिक का अनुभार होता है। और आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि किसी भी यौगिक के एक मोल के द्रव्यमान में अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो एवोगाड्रो संख्या के बराबर होगी। और साथ ही एक अहम सा बात आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एवोगाड्रो संख्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी ये सिंबल भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप इस सिंबल को भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है 960 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 9.6 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 0.96 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 96 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि O2 के यानी कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमको ये पता चल जाए कि ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो हम 0.3 मोल का द्रव्यमान तो आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी है कि किसी भी यौगिक में जब हम लोग उसके 1 मोल के द्रव्यमान की बात करते हैं तो उस यौगिक के अनुभार के बराबर होता है। और इसी तरह किसी भी अणु के 1 मोल की जब हम लोग बात करते हैं तो उस अणु का जो अनुभार होता है उसके बराबर होता है। यहाँ पे आपका क्या है सर, O2 एक अणु है, तो इस O2 का जो अनुभार होगा यही क्या होगा, इसके 1 मोल का द्रव्यमान होगा। तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। और O2 अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2। तो यहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन अणु है इसका कितना द्रव्यमान हो जाएगा, आप कहेंगे 16 दूना 32 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, आप कहेंगे सर 32 ग्राम हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि O2 के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। आप कहेंगे सर जब 1 मोल का द्रव्यमान हम 32 ग्राम कह रहे हैं, 0.3 मोल के लिए हम लोग क्या करेंगे, 32 गुना 0.3 कर देंगे। लीजिए 32 गुना जब आप 0.3 करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाने के बाद नीचे क्या आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 16 दूना 32 होता है और 2 5 10 हो जाएगा, 16 तिया 48 अब बटा क्या हो जाएगा 5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 नमा 45 अब 5 छा के 30, यानी कि ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 9.6 ग्राम हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 7, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपको क्या करना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परमाणु की संख्या को काउंट करना है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे कैल्शियम के कितने परमाणु, 1 परमाणु, और यहाँ पे OH का क्या है, होल 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और यहाँ पे इसका होल 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन के भी 2 परमाणु हैं। ध्यान देंगे कि जब आप ये कहेंगे कि सर ऑक्सीजन के 2 परमाणु और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है यदि तत्व A और B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है AB3, दूसरा ऑप्शन है AB2, तीसरा ऑप्शन है A2B और चौथा ऑप्शन है AB। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपको 2 तत्व A और B दिया गया है और दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों ही तत्वों के संयोजन से आपका जो यौगिक बनेगा उसके लिए सूत्र क्या होगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, आसानी से बन जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि आपके क्वेश्चन में तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या दिया हुआ है, तो तत्व A का दिया हुआ है 1s2, फिर है 2s2 और फिर है आपका 2p6 और फिर है आपका 3s1।
और साथ ही जो तत्व B है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p4। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ऊपर में जो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, अगर हम इसको जोड़ें तो हमको ये पता चल जाएगा कि ए हमारा कौन सा तत्व है और बी हमारा कौन सा तत्व है। बिल्कुल सर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 है, फिर 2 है तो 4 हो जाएगा, 6 4 10 1 11। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो तत्व ए है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 11। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी जो तत्व ए है वो हमारा कौन सा तत्व है, तो सोडियम है। का है तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो सर 11 होती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस बेस पे लिखा जाता है, तो परमाणु संख्या के बेस पे लिखा जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसी तरह अगर हम बी के इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ें तो 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16। और 16 कौन से तत्व का एटॉमिक नंबर होता है, आप कहेंगे सल्फर का। यानी कि आपका तत्व ए क्या है, सोडियम है, और तत्व बी क्या है, तो सर सल्फर है। मेरे मित्र ध्यान देंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब तत्व ए और बी दोनों एक साथ जुटेगा तो जो यौगिक बनेगा उसके लिए सूत्र क्या होगा। आप कहेंगे सर सूत्र बनाने के लिए तो हमको संयोजकता मालूम करना होगा। और नो डाउट आप सभी कहेंगे कि सर जब ये तत्व सोडियम है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी 1, और जब ये आपका तत्व सल्फर है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, आप कहेंगे सर 2। तो मेरे मित्र अगर क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सोडियम और साथ ही साथ यहाँ पे सल्फर रखें और इस दोनों के संयोजन से जो यौगिक बनेगा उसके लिए सूत्र की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि गुरुजी जो सोडियम है उसका संयोजकता 1 होगा और सल्फर की संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। और आपने बताया है कि क्राइस क्रॉस कर देना है, क्या होगा तो सूत्र आ जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो सूत्र होगा वो हो जाएगा Na2S, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं सोडियम सल्फाइड पढ़ते हैं। क्वेश्चन के अनुसार अगर हम सोडियम के जगह ए रखें और सल्फर के जगह बी रखें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो हमारा सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, तो A2B हो जाएगा। क्या हो जाएगा A2B हो जाएगा। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन भी तो यही पूछा जा रहा है कि दो तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए और बी, इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है और इस दोनों तत्व के संयोजन से जो यौगिक बनेगा उसके लिए सूत्र क्या होगा, आप कहेंगे A2B होगा। और वास्तव में ये आपका कौन सा फार्मूला है, तो सोडियम सल्फाइड का फार्मूला है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।